हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम तरंग पे। आज की क्लास में हम लोग अपनी उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं जिसमें हम लोग इंडियन पॉलिटी के प्रीवियस ईयर के पेपर कर रहे हैं, जो हमारी आने वाली आगामी परीक्षा, चाहे आप लोग वीडियो का पेपर दे रहे हों या आर ओ की परीक्षा जो आप लोग अभी आएगी दिसंबर के लास्ट में या जनवरी में, तो उसके संबंधित या फिर यूपी से संबंधित आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। इसमें हम लोग घटना चक्र व या फिर अन्य जो पिछले पेपर आए हुए हैं पिछले कुछ सालों के, चाहे वो जिस भी बोर्ड के हों, यूपी के हों, यूपी उसके झारखंड के हों या फिर वीडियो के पेपर हों, तो उनमें पॉलिटी के जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, चाहे जिस तरह के वह प्रश्न हों, तो उन प्रश्नों को हम लोग हल कर रहे हैं। तो आज हमारे ये करीब 40 प्रश्न यहाँ पर हम लोग हल करेंगे। इससे पहले के 5 वीडियो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो उनको भी देखिएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा प्रस्तावना और राष्ट्रीय प्रतीक। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने प्रश्नों पर। अब जैसे आज हम लोग प्रस्तावना देखने जा रहे हैं, इससे संबंधित प्रश्न काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कितने प्रकार का है दोस्तों? 3 प्रकार का। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी जा रही? 1, 2, 3, 4 और 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी जा रही है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता 2 प्रकार की दी जा रही है। तो ये चीज़ें हम लोग याद करते हुए चलेंगे। अभी आगे इन सब चीज़ों को प्रश्नों में हम लोग देख रहे होंगे। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये इससे संबंधित आगे अभी देखना, इतने से रिलेटेड कितने बेहतरीन प्रश्न हम लोगों से पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न जो हमारा होगा कि भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो पर यहाँ पर देखने वाली बात है कि अब कितनी बारीक तरीके से हम लोगों को इसको देखना होगा कि लोकतांत्रिक गणराज्य था, कि संपूर्ण प्रभुत्व धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य था, कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य था, कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य था। तो ये सीरियल में दोस्तों दे रखा है। अगर आपने इसका कायदे से अध्ययन नहीं किया है तो ये प्रश्न हमारा यहाँ पर हम लोग इसको देख ही के घबरा जाएंगे। तो अभी हम लोगों ने से देखा था कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में थी। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? उद्देशिका, मूल अधिकार, राजकीय नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। तो जो ये होगा हमारा उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। और मूल अधिकार के बीच दोस्तों हमने क्या बताया था, ये किस भाग में है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। राजकीय नीति निर्देशक तत्वों के बारे में थोड़ा बहुत हम लोगों ने जानकारी ली थी। मूल कर्तव्यों के बारे में भी जब हम लोगों ने आर्टिकल वाला, जिसमें अनुच्छेद वाला जो क्लास की थी, तो उसमें इन चीज़ों के बारे में बताया गया है कि इन चीज़ों से रिलेटेड कैसे कैसे प्रश्न वहाँ पर पूछे गए थे। तो आप लोगों को याद हो तो बताइए किस आर्टिकल के तहत मूल अधिकार दे रखे हैं? 12 से 35 के बीच में। कौन सा भाग है मूल अधिकार जिसमें मौलिक अधिकारों की बात की गई है? तो भाग 3 में बात की गई है। ये सब प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। अब जैसे राजकीय नीति निर्देशक तत्व है, किस आर्टिकल के तहत आते हैं? तो आर्टिकल 36 से 51 के तहत आते हैं। मूल कर्तव्य किसी उसमें आता है तो 51 का में आता है। तो ये चीज़ें हम लोग ये वाला टॉपिक कर चुके हैं जिसमें आर्टिकल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते थे। शायद चौथा या 5वां वीडियो है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? भारत तथा इंडिया, केवल हिंदुस्तान, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया के नाम से किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा उसमें है भारत या इंडिया के नाम से, भारत तथा इंडिया के नाम से किया गया है। उत्तर नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? अब यहाँ पर अगर आप लोगों को याद नहीं है तो वो गड़बड़ हो जाता है।
जैसे गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न। तो दोस्तों यहाँ पर जनवादी शब्द है जो ये हमारी संविधान की प्रस्तावना में जनवादी शब्द नहीं दिया है। हमारा लोगों का लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक है हमारा लोगों का। तो आप लोग लोकतांत्रिक इसमें यहाँ पर इसको पढ़िए। ये चीन की संविधान में ये जनवादी शब्द दिया हुआ है। तो सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी और धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र है, या फिर सार्वभौम, सत्ता संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणतंत्र है, या फिर सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणतंत्र है, लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो हमारा जनवादी अगर हम यहाँ से हटा दें तो लोकतांत्रिक गणराज्य, ये हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझना चाहिए इसको, ये एक बार बीपीएससी की परीक्षा में आया है। तो हम लोग यहाँ से जनवादी हटा के अपना लोकतांत्रिक, तो ये हमारा सही हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो ये है कि एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत की संविधान में घोषित किया गया है। तो उत्तर नंबर इसका सी हो जाएगा। ये अभी हम लोगों ने शुरुआत में देखा था, और इसको इसी तरह देखो, ध्यान से देखना है, नहीं एक एक शब्द देखो आगे पीछे करके दे रहा है, और यहीं पर हम लोग कन्फ्यूजन की स्थिति में क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं। और प्रस्तावना को वैसे भी लाइटली नहीं लेते हैं कि बस बहुत ज़्यादा याद कर लिया, एक दो चीज़ें उसमें देख ली, लेकिन प्रश्न इस तरह के यूपीपीसीएस जैसी परीक्षाओं में, आरओ की परीक्षाओं में और वीडियो में भी ये बनने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि शब्द दिए गए हैं, समाजवादी हो गया, सार्वभौमिक हो गया, प्रजातांत्रिक हो गया, धर्मनिरपेक्ष हो गया। तो इनको विचारानुक्रम में, जैसे कि संविधान की प्रस्तावना में दे रखा है, तो उसी प्रकार हम लोगों को लगाना है। तो क्या दे रखा है कि सार्वभौमिक 1 नंबर पे आएगा, समाजवादी 2 नंबर पे आएगा, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इसका जो ऑप्शन में मिलान करेंगे तो सी, ए, डी और बी हमारा पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? अब अगर यहीं पर पूछे कि संविधान में अभी तक कितनी बार संशोधन किया गया है, तो संविधान में अभी तक 1 बार संशोधन किया था। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976 के बारे में हम लोग पहले भी देख चुके हैं, चर्चा इसके बारे में पिछली क्लासों में हम लोगों ने किया है। तो उस समय कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, ग्राम समाज, प्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो हम लोगों ने देखा था कि 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो ग्राम स्वराज तो ये है ही नहीं हमारे प्रस्तावना में, हम लोगों ने भी पढ़ा, और ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। तो हम देखते हैं समाजवाद जोड़ा गया था और पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था। तो हमारा जो हो जाएगा 1 और 3, ये हमारा उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 3 संशोधन हुए थे, शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में। अभी 1 बार संशोधन हुआ है, तो 42वां है, 44वां है, 46वां है, 74वां है। तो हमारा है 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, नवीन सूची, राजकीय नीति निर्देशक तत्व। तो ये हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान की प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? बंधुत्व, संप्रभु, समानता और अखंडता। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? अखंडता शब्द, क्योंकि ये हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तो 75 में ये नहीं होगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? अखंडता शब्द। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है।
पहला कहता है कि पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्ता उद्देशिका बना। तो ये एकदम सही बात है, हम लोगों ने इसको भी देखा था जब हम लोग संविधान से सभा से संबंधित प्रश्न देख रहे थे कि पहली बैठक हमारी हुई थी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक जो हुई थी वह 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें स्थायी सदस्य कौन बने थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी जो वो है अध्यक्ष बने थे, स्थायी अध्यक्ष। और तीसरी बैठक जब हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, तो उस समय जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, जो कि 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। इतनी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं पहले की क्लासों में, हम लोगों ने जब प्रश्न देखे थे तो वहाँ पर इतनी जानकारी हम लोगों को यहाँ पर है। अब दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है कि इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। तो एक बार संशोधन हुआ, इसका मतलब इसका संशोधन किया जा सकता है। अब कह रही है संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। तो ये भी बात सही है, ये रद्द नहीं कर सकता। और इसकी जो प्रकृति है वह न्याय योग्य नहीं है, तो ये न्यायालय में लागू नहीं की जा सकती, ये बात भी हमारा सही है। तो आगे हम इसको चल के देखते हैं कि इसमें क्या सही है कूट के हिसाब से, कि केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 4, केवल 1, 2 और 3, 2, 3 और। तो अब हम लोग इसको देख लेते हैं हमारा कूट कौन सा सही बैठेगा। प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये भी सही है, तो 1 सही है, दूसरा सही है। इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, जबकि हम लोगों ने देखा कि इसमें संशोधन किया जा सकता है और किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो अब 1, 2 और 4 हमारा लोगों का इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। अब देखो यहाँ पर हिंदी में दे दिया, 17वें संशोधन द्वारा, 24वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा और 44वां संशोधन द्वारा। तो कभी कभी आप लोगों को ये देवनागरी लिपि में दे सकता है, कभी कभी रोमन लिपि में दे सकता है, तो उसमें भाई आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, संशोधन किए गए थे, 3 शब्द जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया था 42वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा, 52वें संशोधन द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो गया 42वें संशोधन द्वारा। कई सारे दोस्तों रिपीटेड प्रश्न इसी तरह के हम लोगों ने इसमें नहीं लिए हैं, जो एक ही तरह से कई बार परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो ये जितने भी प्रश्न आप लोगों को कराए जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ये प्रश्न कई बार कई परीक्षाओं में बार बार इनको देखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हमारा लोग होगा कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य। निम्नलिखित कूटों से सही उत्तर इसका देना है कि कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो हम लोगों को पहले ही मालूम चला था कि कौन कौन से शब्द हम लोगों ने जोड़े थे जब हमारी 42वें संविधान संशोधन में कई बार बताया गया है कि जैसे पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था, समाजवादी भी जोड़ा गया था और अखंडता जोड़ा गया था। तो हमारा गणराज्य नहीं जोड़ा गया था। तो हमारा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 सम्मिलित नहीं थे 26 नवंबर 1949 को, इनको हम लोगों ने बाद में जोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य, आमुख यानी प्रस्तावना का लक्ष्य, उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित कराना है सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो यहाँ कितने प्रकार की न्याय की बात कर रहा है दोस्तों? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये हम लोगों ने देखा था। तो ये हमारा सही हो जाएगा। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में भी हमने देखा था कि 4 प्रकार की स्वतंत्रताओं में, 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं में विचार और अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता थी। अवसर की समानता यानी कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता 2 हमने देखी थी, तो ये भी सही है। और व्यक्ति की प्रतिष्ठा, तो इसमें हमारा जो सही हो जाएगा वह चारों सही हो जाएंगे। इसमें आप लोगों को एक एक वर्ड ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो अभी हम लोगों ने देखा किससे प्रारंभ होती है? हम भारत के लोग शब्दों से प्रारंभ होती है। तो लौकिक सार्वभौमिकता है इन शब्दों से स्पष्ट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो ये बहुत सरल सा क्वेश्चन, एकदम लड्डू बराबर क्वेश्चन हो जाएगा अगर आप लोगों ने देखा है।
तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना से। अच्छा, नागरिकता संविधान के किस भाग में दी हुई है? कल आप लोगों को बताया गया था। मौलिक अधिकार किस भाग में है और नीति के निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है? ये तीनों बातें आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य प्रिंट लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः समान रूप से मानव हैं। समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत क्या कहलाता है? सार्वभौमिकतावाद, समष्टिवाद, समाजवाद, अंतःक्रियावाद। दोस्तों ये अंतःक्रियावाद है। तो सभी व्यक्ति पूर्णतः समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत कहलाता है सार्वभौमिकतावाद। ये हमारी इसी प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि भारत के संदर्भ में निम्न में कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत में अनेक धर्म हैं, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या हो गया हमारा लोगों का कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ये हमारा यहाँ पर सही उत्तर इसका हो जाएगा। चलते हैं हम लोग आगे की बात। क्वेश्चन नंबर 20 पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं दे रखा है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुता संपन्न, लोक कल्याण। तो ये कौन सा इसमें है जो हमारे उसमें नहीं दे रखा है हमारी प्रस्तावना में? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा, हम लोगों ने भी पहले भी देखा, समाजवादी भी है, पंथ निरपेक्ष भी है, प्रभुता संपन्न भी है, लोक कल्याण इसमें नहीं दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचारों की स्वतंत्रता हम लोगों को दे रखी है, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो देखी। विचार प्रकट करने की है, विश्वास की है। आर्थिक स्वतंत्रता दोस्तों हमारा लोगों के पास संविधान में नहीं दी गई है। आर्थिक जो आएगा ये आर्थिक न्याय में आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा? आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दी गई, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? सामाजिक न्याय, न्याय दे रखा है। 3 प्रकार के न्याय अभी हम लोगों ने देखे थे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हम लोगों को दे रखा है। तो सामाजिक हो गया, ये आर्थिक हो गया, ये राजनीतिक हो गया, यानी कि धार्मिक न्याय नहीं दे रखा है। तो कौन सा न्याय उल्लेखित नहीं हुआ? धार्मिक न्याय, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अच्छा, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय के उत्पादन का मतलब क्या आप लोगों ने अपने नोट्स में पढ़ा होगा कि इसमें उत्पादन के संसाधनों पर योग्यता के अनुसार सबका अधिकार होगा। और राजनीतिक न्याय का मतलब होगा कि मत देने का और चुनाव लड़ने का अधिकार सबको प्राप्त है। तो ये चीज़ें आप लोग, इन शब्दों के जो टर्म हैं, ये चीज़ें आप लोग अपने नोट्स में लिखिए, और नहीं है तो उनको ढूंढ कर सर्च कर लिखिए और उन्हें याद करिए। हम लोग बाद में इस बारे में देख रहे होंगे जब इस चीज़ का हम लोग रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है? संविधान धर्मनिरपेक्षता शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। उक्त शब्द 1977 के संविधान द्वारा जोड़े गए थे, और उक्त शब्द 1985 के संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, या फिर उक्त शब्द संविधान संशोधन की प्रस्तावना के अंग नहीं हैं। तो यहाँ पर जो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ये सब हम लोगों ने जो पढ़ा था, ये मूल संविधान के अंग नहीं थे। ये शब्द 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। तो हम लोग यही देखते हैं कि ये अंग नहीं थे। तो इसका उत्तर हमारा सही कौन सा हो जाएगा? कौन सा कथन सही है? तो ये सही बात है। धर्मनिरपेक्षता हम लोगों ने देखी थी ये कि संविधान के अंग नहीं थे। यहाँ पर 3 चीज़ें पढ़ी थी, धर्मनिरपेक्षता की बात करें या फिर हम लोग पंथ निरपेक्षता की बात करें, तो ये चीज़ें एक ही हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, तो हम लोग उद्देशिका को कहते हैं, संविधान की आत्मा कहा जाता है। अब बाबा साहब अम्बेडकर के अनुसार तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये उसका उत्तर ये होगा। लेकिन जो अभी वर्तमान में ये प्रश्न पूछा गया है तो उसमें उद्देशिका माना जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, के.एम. मुंशी, बी.आर. अम्बेडकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा के.एम. मुंशी के द्वारा इसको कहा गया है।
और संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो ये अंबेडकर जी ने कहा है, पवित्र दस्तावेज अंबेडकर जी ने। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और जो ये संविधान सभा जब बनाई गई थी तो अल्पसंख्यक समुदाय समिति के सलाहकार सदस्य कौन थे? तो ये वल्लभ भाई पटेल थे। तो ये चीज़ें आप लोग पिछली की क्लासों में देखना और अपने नोट्स से रिवाइज करना। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा इसको पवित्र दस्तावेज कहा गया है। एकदम कॉमन सा क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षाओं में इधर उधर घूमता रहता है। और क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो ये किस उसमें हुआ था? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। तो इसमें बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया था कि ये इसका अंग है, संविधान का भाग है। अच्छा, दूसरी बात है कि एक आप लोग पढ़ लेना बेरूवारी वाद है जैसे, और उसके बाद ये आपका आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, और उसके बाद जैसे आप लोग पढ़ लेना बेरूवारी वाद हो गया, यूनियन वाद होगा, एस.आर. बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस तरह के प्रश्न आप लोग ये केस पढ़ लेना जिसमें बारे में संविधान की प्रस्तावना से संबंधित बातें की गई हैं। जैसे अब इसमें दिया गया है कि बेरूवारी यूनियनवाद 1960 में जो प्रथम मामला आया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, तो उसमें न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया था कि इसका अंग नहीं है, ये केवल संविधान निर्माताओं की विचारों की कुंजी है। और उसके बाद फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य आया, तो उसमें न्यायालय ने माना कि यह संविधान का अंग है। तो इस तरह की चीज़ें आप लोग अपने नोट्स में अच्छे से बना लेना, तो इस पर कन्फ्यूजन की स्थिति ताकि ना रहे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 पर कि निम्नलिखित विवादों में किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? बेरूवारी वाद हमने कहा ये 1960 में मामला आया था, इसमें नहीं माना गया था, ठीक है। और जो प्रीवी पर्स विवाद, ये आप लोग देखते रहना कि ए.के. गोपालन विवाद क्या है, प्रीवी पर्स विवाद क्या है, ये लिख लेना क्योंकि प्रश्न पूछे गए हैं इस पर। केशवानंद भारती विवाद में इसका हमारा सही उत्तर जो होगा कि इसमें स्वीकार किया गया था। ये मामला कब आया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये 1973 में आया था। इसमें जो है इसका माना गया था कि ये प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है मूल अधिकार के अध्यायों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्यायों में, मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में, या संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो जो प्रस्तावना में आदर्श और उद्देश्यों की बात की गई है उनकी जानकारी हमारे मूल अधिकारों में भी की गई है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी गई है और मौलिक कर्तव्यों में की गई है। तो उत्तर हमारा ये ऑप्शन नंबर सी होगा। अब यहाँ से ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है दोस्तों। देखो एक छोटी सी प्रस्तावना से कितने प्रकार के अलग अलग प्रश्न वो निकाल कर ला रहा है एग्जामिनर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संसद। तो ये सीधी सी बात हो जाएगी कि संविधान की प्रस्तावना है ये। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो ये अभी हम लोगों ने शुरुआत में ही देखा था कि 3 प्रकार के न्यायों की व्यवस्था की गई है। कौन कौन से हैं न्याय? जो कि वो हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो ये चीज़ें आप लोग याद करिएगा। कितने बेहतरीन देखो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और यही इसीलिए हम लोग ये प्रीवियस वो देख रहे हैं कि ये प्रश्न, तो जिससे है कि हम अपनी आने वाली आगे की तैयारी में इन चीज़ों को और सूक्ष्मता के साथ देख सकें। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध किसमें किया गया है? आर्थिक न्याय उद्देशिका और मूल अधिकारों में, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। और किस प्रकार से, उसमें तो बताया गया है आर्थिक न्याय। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अब जब आप लोग अगली बार पढ़ना तो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए उसको पढ़ना।
क्वेश्चन नंबर चलते हैं 33 पर कि संविधान का दिया गया आमुख न्यायालय में लागू नहीं होता। तो सही बात है कि ये न्यायालय में लागू नहीं होती प्रस्तावना। महत्वपूर्ण है और इसकी उपयोगिता है, तो ये भी सही बात है, महत्वपूर्ण है और इसकी उपयोगिता भी है। शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है, तो बिल्कुल सही। संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है, तो ये बात भी सही है। तो क्या बता रहा है कि नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करें। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि कुछ गड़बड़ी हो रही है कि न्यायालय में लागू नहीं होता, ये भी हमारा सही हो गया। महत्वपूर्ण है और इसकी उपयोगिता भी है। शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है और संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। तो ये हमारा चारों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। दोस्तों ये टाइप करने में कहीं पर कोई भूल हुई है। तो ये हमारी चारों बातें एकदम सही हैं। ये इसको कूट वाला सिस्टम हटाइए आप लोग। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, बाकी प्रश्न तो हम लोग सेट कर ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर अगले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा उत्तर होगा वह है कि सामाजिक समानता जो है वह संविधान में प्रत्याभूत है। क्वेश्चन नंबर हमारा इसका 34 का सी सही होगा। अगले पर चलते हैं कि किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। तो जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया था? 1948, 1949, 1950 और 1951। तो ये जो अपनाया गया था तो ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था जनगण मन। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। ये चीज़ें दोस्तों आप लोग देख लेना कि 1900 पर ये जैसे जनगण मन कब लिया गया था और ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज कब लिया गया था, राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। तो ये सब प्रतीक वाली क्लासेस आप लोग इनको देखते रहना। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, पूछ लेता है, तो इन सब चीज़ों पर अपनी नज़र बनाए रखना। क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग कुछ बहुत देख लेते हैं कि भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया। तो ये 15 अक्टूबर 1948, 2 अक्टूबर 1947, 26 जनवरी 1948 और 26 जनवरी 1950 को। तो इसका सब लोगों को मालूम होगा कि राजकीय चिन्ह जो है या 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। और इसमें क्या है, अशोक स्तंभ की शीर्ष की अनुकृति है, अशोक स्तंभ से लिया गया है। अब आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि ये जो अशोक स्तंभ में इसमें सिंहों की संख्या कितनी है, इसको ज़रूर आप लोग कमेंट करना। देखते हैं कितने लोगों को नहीं मालूम। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। तो दोस्तों 22 जुलाई ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये कब, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। कौन सा अधिवेशन था? तो चौथा अधिवेशन था, चौथे अधिवेशन में इसको अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में चक्र में 21 तीलियां हैं, तो ये हमारा लोगों का गलत हो जाएगा, 24 तीलियां हैं। कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। और राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है? तो जो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछे तो ये आप लोग 2:3 बताना, यानी कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है। 3:4 हमारा यहाँ पर नहीं होगा। अगर पूछे इसी जगह जैसे चौड़ाई लंबाई पूछ लिया तो 2:3 बताएंगे, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछ लिया तो 3:2 बताएंगे। तो ये चीज़ें आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो इसका हमारा पहला सही है, दूसरा भी गलत है और तीसरा भी गलत है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल एक सही है। क्वेश्चन तो अब इतने क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के पास, आप लोग इनको देखिए और इससे संबंधित जो प्रतीकों से संबंधित हैं, जैसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है, तो मोर का वैज्ञानिक नाम आप लोग देख लीजिए क्या है, जैसे पावोक्रिस्टोटस है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो पशु बाघ है, इसका वैज्ञानिक नाम आप लोग देख लेना। तो इस तरह के प्रश्नों को, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियां हैं, तो ये चीज़ें सब लोगों को आती हैं, ऐसा मान के चला जाता है। और जिन लोगों को कुछ संशय हो तो वो लोग इसको दोबारा देख सकते हैं, अपना उसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो आज हमारे लोगों के ये 37 प्रश्न हम लोग इसमें देखे हैं, बाकी रिपीटेड प्रश्नों को हटा दिया गया है। तो आप लोग वीडियो को लगातार देखते रहिए और पिछली की क्लासेस अवश्य देखिए। और वीडियो इससे लंबा हो जाता है, प्रश्न ज़्यादा लेने से वीडियो लंबा हो जाता है, लेकिन अब आप लोगों को देखना है और जल्दी जल्दी हम लोगों को ये ख़त्म करना है। इसका जो होगा अच्छे से देखेंगे दोस्तों हम लोग इंडियन पॉलिटी का, उसके बाद हम लोग भूगोल का शुरू करेंगे। तो जब तक हमारे लोगों के
नोटिफिकेशन नहीं आता हम अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे और प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखते रहेंगे, जिससे कि हम लोगों को पता चले कि हमको रिवीजन करते समय या पढ़ते समय किस प्रकार उस सब्जेक्ट टॉपिक को पढ़ना है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं कल एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें।